Hello everyone, my name is Arun and today we are going to discuss the paper of 6 March Tier 2 of SSC CGL 2020-22। यहाँ पे हम लोग मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे और डिस्कशन का जो प्रोसेस होगा अपना वो होगा हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही उसका जो कंसेप्ट होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ साथ उस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जिस जो कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है a pyramid has an equilateral triangle as its base of which each side is 8 centimeter. Okay. Its length is 24 centimeter. The whole surface area of the pyramid is तो देखते हैं एक मेरे पास पिरामिड है जिसका बेस जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बना देते हैं और इसको हम पिरामिड बनाएंगे। इसके लिए हमें तीन और फेस बनाने होंगे जो एक हर एक साइड पे बनेगा। यहाँ पे भी देखिए एक फेस बन गया ये वाला, इसके ऊपर एक फेस बन गया ये और सामने ये वाला एक फेस। तो इस पिरामिड के अंदर टोटल कितने सरफेस हैं? चार हैं। चार कौन से? एक तो बेस हो गया इसका ये, बाकी तीन साइड सरफेसेस हो गए जो कि हर एक साइड पे बने हुए हैं। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी हर एक साइड पे। तो यहाँ जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हमें बेस एरिया प्लस एरिया ऑफ थ्री सरफेसेज। अब ये थ्री सरफेसेज जो है साइड सरफेस ये तीनों सेम है क्योंकि इनका जो बेस है वो सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स एरिया ऑफ वन फेस, एरिया ऑफ वन साइड फेस। अब आप एक चीज देखिए दिया क्या हमें, यहाँ पे बेस की जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर और दूसरा दिया स्लेंट एज। तो ये वाला आपको दे रखा है कितना? 24 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस जो है इसका यहाँ पे वो तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम इसका तो एरिया सीधे लिख देंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड है 8 सेंटीमीटर तो इसका स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एरिया ऑफ द साइड फेसेस। अब एक साइड फेस का एरिया निकालने के लिए मुझे बेस और हाइट दोनों चाहिए। तो देखिए बेस तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। अब आपको अगर ये वाली परपेंडिकुलर हाइट मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। इसको हम h बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? हाफ ऑफ बेस है 8 सेंटीमीटर और हाइट को हम h बोल देते हैं। अब ये h कैसे निकालेंगे तो आप ध्यान से देखिए इसको। ये वाला हमने h बोला है और इक्विलैटरल ट्राइंगल था तो ये मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा यहाँ। तो ये 4 सेंटीमीटर और इसका हाइपोटेन्यूस हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो मैं क्या इस ट्राइंगल को इस तरह बना सकता हूँ क्या? इसका हाइपोटेन्यूस 24 सेंटीमीटर, इसका बेस यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर और हाइट है h। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के h की वैल्यू निकाल सकते हैं? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम एक चीज क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों में 4 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 6 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर हमने ले लिया बाहर, तो 6 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब आप एक चीज देखिए, 6 स्क्वायर 36 होता है माइनस 1, सो यहाँ पे 35 बना और ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 4 सेंटीमीटर तो बाहर आ जाएगा और 35 अपने पास अंदर बच गया। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर आ जाएगा अपना √3/4 टाइम्स 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1/2 और बेस लेंथ हमने लिखी रखी है 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर टाइम्स √35। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आंसर क्या आएगा। यहाँ बनेगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको 4 से डिवाइड करोगे तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। प्लस अब इस 2 से सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करिए 4 टाइम्स 4 16, 16 टाइम्स 3 48 और यहाँ पे √35 भी है। और देखिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हम क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है? कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से? 16 कॉमन आ रहा है, लेकिन उन्होंने कॉमन लिया नहीं है तो हम डायरेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हाँ जी, तो चलिए अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इफ 80 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन हैज 60% मिल्क इन इट, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक मिल्क 80% इन द सोल्यूशन। देखिए आपके पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर आपके पास मिल्क है और वाटर है। मिल्क प्लस वाटर मिला के 80 लीटर दिया हुआ है। ओके, अब इसमें मिल्क का परसेंट 60% है और वाटर का परसेंट है 40%। मैं आपसे बोलूँ इनका रेशियो लीजिए तो आप बोलोगे 3:2 आएगा। अच्छा, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि मिल्क 3 लीटर है तो वाटर है 2 लीटर, तो दोनों मिलके कितना लीटर बन जाएंगे?
5 लीटर, लेकिन एक्चुअल में 80 लीटर था, ध्यान रखना। अब वो बोल रहा है कि हमें इसमें मिल्क कितना ऐड करना चाहिए, मिल्क ऐड कर रहे हैं ताकि मिल्क का जो परसेंटेज है सोल्यूशन में वो 80% हो जाए, यानी ये जो मिल्क है वो बन जाए 80%, तो वाटर कितना रह जाएगा 20%। रिमेंबर हमने सिर्फ मिल्क ऐड किया है, वाटर को नहीं ऐड किया है। तो ये रेशियो कितना हो गया 4:1। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है 5 लीटर। अब आप ध्यान दीजिए हमने वाटर को तो चेंज किया ही नहीं था ना, वाटर तो एज इट था। तो यहाँ वाटर अगर 2 लीटर था तो लीटर में तो 2 ही होना चाहिए ना, परसेंटेज चेंज हो जाएगी, लेकिन लीटर तो 2 लीटर ही था इसके अंदर, तो 2 ही लीटर होना चाहिए। तो इसको आप 2 लीटर बनाओ। 2 कैसे बनाएंगे, आपको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 लीटर, और ये 2, और इन दोनों का सम मिल्क प्लस वाटर कितना हो गया 10 लीटर। तो वो हमें बोल रहा है कितना मिल्क ऐड करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए पहले मिल्क 3 लीटर था, अब आपने इसमें मिल्क कितना ऐड कर दिया 8, मतलब मिल्क बन कितना गया 8 लीटर, तो आपने ऐड कितना किया 5 लीटर ऐड किया है, मतलब 5 ऐड किया है। आप यूनिट कुछ भी बोल सकते हो यहाँ, क्योंकि ये तो रेशियो है, रेशियो इज ऑलवेज यूनिटलेस, रिमेंबर इट। ओके, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जो इनिशियल था, इनिशियल सोल्यूशन था, उसका हमारे पास वैल्यू आ रही थी 5 लीटर, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो 80 लीटर थी ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 5 लीटर की जो वैल्यू आई थी अपने पास, 5 लीटर की जो वैल्यू थी उसको हमने बोल रखा है ये थी 80 लीटर एक्चुअल वैल्यू ये, और नॉट 5 लीटर, दिस इज 5 ओनली। ओके, तो अब आपके पास इस 5 की वैल्यू जो आपने ऐड किया है वो कितनी आएगी, तो आप यहीं से बता दो कि 5 की वैल्यू 80 है, तो आंसर भी अपना क्या हो गया 80 लीटर। मान लीजिए कि ये जो आप ऐड कर रहे हैं वो 5 के बजाय 4 आता, तो हम यहाँ 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, 80 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह अपने पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ जो कंसेप्ट था ना वो ये था कि वाटर जो था उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। 2 लीटर या 2 जो भी था ये वाटर था यहाँ पे इनिशियल, उससे हमें 2 ही रखना है। तो मैंने लास्ट में बस यही किया है कि वाटर की जो क्वांटिटी थी उसको सेम बना दिया, और मिल्क की क्वांटिटी चेंज होगी जिसकी वजह से परसेंटेज चेंज हो गया, वाटर तो उतना ही है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ x एंड y इज 15, तो हमें HCF ऑफ x, y दे रखा है, वो कितना है 15 है। हमें बताना है HCF ऑफ 36 एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर, 81 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ पे इन क्वेश्चन को एग्जाम के तरीके से नहीं कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट समझाने के लिए। अगर आपको एग्जाम में करना है तो ये सब नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली प्रोसीड करना है। कैसे, x और y का HCF 15 है, इसका मतलब x भी जो है वो 15 का मल्टीपल है, 15 टाइम्स K1 बोल सकते हैं। y भी क्या है 15 टाइम्स K2 है। आप डायरेक्टली यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ, और फिर इन दोनों में देखोगे कि क्या कॉमन आ रहा है। ये है आपका एक प्रोसेस। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनका HCF निकालना है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं कि अगर मैं ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दूं यहाँ पे, तो एक्चुअल में होगा क्या 36 टाइम्स 15 स्क्वायर K1 स्क्वायर माइनस 81 टाइम्स 15 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा K2, राइट। और दूसरा क्या है अपने पास 81 टाइम्स 15 स्क्वायर K1 स्क्वायर, यहाँ K2 स्क्वायर था, और माइनस 9 टाइम्स 15 स्क्वायर K2 स्क्वायर। अब देख लीजिए दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। पहले इसमें देखिए 15 स्क्वायर तो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो ऑब्वियस सी बात है 15 स्क्वायर तो दोनों के HCF में आएगा ही आएगा। अब इसके अंदर देखिए यह 36 और यहाँ 81, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा इन दोनों से 9, मतलब ओवरऑल कॉमन अपने पास 9 टाइम्स 15 स्क्वायर आया। यहाँ से भी देखिए 81 और 9 है तो 9 तो आएगा ही आएगा, और ये 15 स्क्वायर भी आ जाएगा। तो दोनों में ये सेम चीज कॉमन आ रही है अपने पास, राइट। तो हम लोग देख सकते हैं 9 टाइम्स 15 स्क्वायर है अपने पास यहाँ, x एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y इज ओके। तो हमने सिर्फ ये पूछा डिविजिबल किससे है, HCF नहीं पूछा। तो 9 टाइम्स 15 टाइम्स 15, अब आप देखिए इनमें से कौन सा है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो मुझे क्लियरली फर्स्ट वन दिख रहा है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि 120 तो क्या है 8 टाइम्स 15 है, ये तो कट गया, लेकिन 8 किससे कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है, राइट, और ये भी नहीं कट रहा है, तो इनमें से कोई सा कंप्लीटली कट नहीं रहा, फर्स्ट वन कट रहा है, तो दिस इज द आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अच्छा, इससे रिलेटेड ना मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा दूं जो अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि एसएससी अब अपना पैटर्न चेंज कर रहा है धीरे धीरे। मान लीजिए आपको ये दे दे, एक नंबर है ए, दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m 3 रेज टू पावर 3, और दूसरा नंबर है बी, वो आपको दे दे 2 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर n,
और उसने कह दिया HCF ऑफ A, B, HCF ऑफ A एंड B इज 2 raised to power 2, 2 raised to power 2 एंड 3 raised to power 1। अब आपसे वो ये पूछेगा, बताइए m और n की वैल्यू क्या है। m और n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले हम 2 की पावर देखते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 2 है HCF में, तो B के अंदर तो 2 की पावर 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि 2 रेज टू पावर 3 का मतलब हो गया 2 रेज टू पावर 2 टाइम्स 2 रेज टू पावर 1, राइट। और यहाँ पे 3 रेज टू पावर n है। अब मुझे 2 रेज टू पावर m में देखना है, HCF मुझे 2 रेज टू पावर 2 चाहिए, करेक्ट। तो बेसिकली m की वैल्यू को 2 होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप इस m को मान लो आपने रख दिया 1, आपने रख दिया 2 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 3, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 रेज टू पावर 3 है, तो आप बताइए HCF में क्या आएगा? 2 रेज टू पावर 1, लेकिन हमें तो पावर 2 चाहिए, 2 की जो पावर है वो 2 चाहिए। कोई बोलेगा मैं m की वैल्यू यहाँ पे रख दूं 3, अगर आप 3 रख दोगे तो 2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा इसका HCF। कोई कहेगा 4 रखें, तो 4 रखोगे तो 2 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे m की वैल्यू 2 ही लेनी पड़ेगी। सिमिलरली आप देखिए n की वैल्यू आप क्या लोगे, n की वैल्यू, तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है मुझे कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 1। आप 1 के अलावा कुछ भी रखोगे तो HCF गड़बड़ हो जाएगा अपना, सेम HCF नहीं आएगा, करेक्ट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी चांस है मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए एक सर्कल है अपने पास, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया है, स्क्वायर इंस्क्राइब कर दिया ये, और हमें बताना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब इसकी चारों साइड का सम। स्क्वायर की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए स्क्वायर का, सॉरी सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इस सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है, इसको हम ए बोलते हैं, इसको भी ए बोलते हैं, ठीक है। आप अच्छे से जानते हैं 90 डिग्री है तो सामने हाइपोटेन्यूस है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 2 टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 50, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50, और जिसे हम लोग लिख सकते हैं 5 रूट 2, क्योंकि स्क्वायर रूट 50 क्या हो गया? 25 टाइम्स 2, करेक्ट, ठीक है। पेरीमीटर होता है आपका 4 टाइम्स साइड लेंथ 5 रूट 2 सेंटीमीटर, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 रूट 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखिए सिलेंडर के बारे में कुछ बेसिक पहले मैं बात करना चाहता हूँ। ये अपने पास एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में बेसिकली 3 सरफेस है हमारे पास। कौन सा? एक तो देखो इसका बेस है, और ये जो बेस है वो एक सर्कुलर पार्ट है, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और सिमिलरली इसका जो टॉप है ये भी क्या है? सर्कुलर पार्ट है, पाई आर स्क्वायर। और ये जो सिलेंडर बना हुआ है आपके पास, ये एक राइट सिलेंडर है। राइट सिलेंडर का मतलब क्या हो गया कि इसका बेस और जो टॉप है वो दोनों पैरेलल हैं, और इसका जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये इसके बेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो बेस के परपेंडिकुलर है, ओके। और इसमें जो थर्ड सरफेस है वो है इसका कर्व पार्ट, ये वाला, तो इसका एरिया होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी है आपको? 14, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए हाइट की वैल्यू, और देखिए यहाँ पे फिर एक ही वेरिएबल बचेगा रेडियस, तो वो आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 2 टाइम्स 20, अच्छा पाई हमें दे रखा है तो पाई रखने की जरूरत नहीं है, पाई को एज इट रख लेंगे, देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 टाइम्स हाइट, व्हाट इज हाइट? 14 सेंटीमीटर, टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 14 से कट करेंगे ये 9 टाइम्स जाएगा, 2 से फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू 9/2, और सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो r की वैल्यू आ गई 9/2 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच, अच्छा आंसर सारे पाई में है तो पाई को एज इट रखिए। आर स्क्वायर 9/2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, एंड हाइट इज व्हाट? 14 सेंटीमीटर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ आंसर क्या आएगा? देखिए 9 का स्क्वायर 81, नीचे 4 हो गया, और यहाँ 14 है, और ये पाई है, और सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से तो कट जाएगा ये 7। अब 81 टाइम्स 7 कितना आएगा? 7, और यहाँ पे 6, और ये कितना बन गया? 5 डिवाइड बाई 2, और मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया? पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्लियरली देखिए ये जो डिवीजन होगा वो 200 से ज़्यादा ही होगा, और एक ही ऑप्शन है फर्स्ट वाला 200 से ज़्यादा, ये है आंसर इसका।
तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह कर सकते हैं। चलिए, अच्छा अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कोण का वॉल्यूम क्या होगा, तो कोण को आप देखिए, कोण जो है ये 1/3 ऑफ सिलेंडर होता है अगर इसकी हाइट और रेडियस सेम हो, एक सिलेंडर के इक्वल हो, आर और एच, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच। या बोल दे हम सेम हाइट और सेम रेडियस के सिलेंडर और कोण, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो 3:1 होता है। मतलब सिलेंडर जो होगा वो 3 होगा और कोण जो होगा वो 1 होगा, इस रेशियो में इनका वॉल्यूम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो सबसे अंदर है, सर्ड के सबसे अंदर है, उस नंबर पे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। तो सबसे अंदर है स्क्वायर रूट ऑफ 225 और इसके ऊपर और भी स्क्वायर रूट्स हैं। तो बेसिकली स्क्वायर रूट 225 कितना होता है 15। अब देखिए 15 प्लस 154 आएगा, यहाँ में देखो 15 प्लस 154 ये कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, इन दोनों का सम। फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो 169 का स्क्वायर रूट फिर कितना आएगा 13 आएगा, तो यहाँ 13 प्लस 108 ये वाला कितना बन जाएगा 121। और फिर इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट है, तो 121 का स्क्वायर रूट हो गया 11। फिर आप देखिए 11 प्लस 25 ये कितना हो गया 36। फिर इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट है, तो 36 का स्क्वायर रूट 6। और फिर जब इस पूरे को सॉल्व किया तो अपने पास 6 आया। 10 प्लस 6 16 हुआ, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 4। अब नीचे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए लिखा हो 16 प्लस 19.25 टाइम्स 4 स्क्वायर। आप ये 4 स्क्वायर को ऑब्जर्व करो, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, इसको देखिए 16 प्लस 19.25 टाइम्स 16 लिखा हुआ है। क्या ये 16 कॉमन है इन दोनों में? बिल्कुल। तो इस 16 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ 1 प्लस 19.25 आएगा, तो वो एक्चुअली 20.25 हो गया। और 16 का स्क्वायर रूट तो आ गया 4, और अंदर कौन आ गया यहाँ पे 20.25। आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर ये 2025 होता मान लीजिए, तो हमें पता है देखो 2025 यानी 5 तो आएगा लास्ट में, कोई भी नंबर है इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 5 तो आएगा। और एक चीज हमने ये देख रखी है कि जो भी जिन नंबर के एंड में 5 होता है, जैसे मान लो 35 है, आपको इसका स्क्वायर करना है, तो आपको करना क्या है, जो फर्स्ट नंबर है इससे एक ज्यादा नंबर 4 होगा, 4 से इसे मल्टीप्लाई करके लिख दो 12, और नीचे 5 का पीछे 5 का स्क्वायर लिख दो, ये आ गया। अब इसी तरह मैं आपको बोलूँ 45 का स्क्वायर बता, तो आप कहोगे 4 जो है इससे एक बड़ा 5 हो गया, 5 इंटू 4 20, और फिर पीछे 25 5 का स्क्वायर। तो क्या यही लिखा हुआ है यहाँ पे? तो ये एक्चुअल में क्या बन गया 45। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है, इसका मतलब स्क्वायर रूट में क्या होगा यहाँ पे 4.5। या आप ऐसे कर सकते थे कि इसको आप 2025 लिख दो और नीचे 100, तो 2025 का तो 45, 100 का 10, तो यहाँ पे अगेन 4.5 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 4.5, मल्टीप्लाई करो 4 टाइम्स 5 20, 0 टू कैरी फॉरवर्ड, 4 टाइम्स 4 16 प्लस 2 18, तो नीचे कितना आएगा आपके पास 18। अब इसको सिंप्लीफाई करो 2/9, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, A, B and C invested capital in the ratio of 3:4:8। एबीसी ने एक कैपिटल जो है इस रेशियो में इन्वेस्ट की। चलो, एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव्ड द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टेड टाइम? चलिए देखते हैं, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इनका कैपिटल है, और मैं बोल देता हूँ ये टाइम है, टाइम का हमें नहीं पता। और जो प्रॉफिट का रेशियो है वो दे रखा आपको। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, तो वो देख लेते हैं 3:4:8 है। मतलब इसने 3 अगर कोई अमाउंट इन्वेस्ट की तो इसने 4, इसने 8, इस तरह ये सिंपलेस्ट रेशियो है इनका। और टाइम का भी हमें पता नहीं है। इसके बाद इन्होंने दिया है कि जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 2:3:5 में, 2:3:5 में इसको प्रॉफिट मिला है। अब मान लेते हैं कि टाइम अगर x:y:z होता है, यहाँ पे इस रेशियो में होता, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो होता है जो आपने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे मान लीजिए आई है, इन्वेस्टमेंट है, और ये टाइम है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो आप, तो 3x 4y और 8z, इस रेशियो में आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर प्रॉफिट ये है, लेकिन प्रॉफिट तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 235 है, तो क्या ये 3x जो है आपका वो 2 के इक्वल होना चाहिए, राइट? और जो 4y है आपका वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल। क्योंकि एक चीज देखिए, आप ये बोलोगे 2 3 इनके इक्वल क्यों कर रहे हो, इन तीनों का सेम रेशियो, मतलब इनके साथ कोई भी कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाइड है वो सेम ही तो होगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। और 8z जो है वो किसके इक्वल होगा 5 के। तो आप यहाँ से मुझे बता सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, तो होगी 2/3, यहाँ से y की वैल्यू 3/4, और z की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 5/8, ठीक होगा। तो अब देखिए ये है एक्स वाई जेड, इसी रेशियो में होना चाहिए था,
मतलब 2/3 रेशियो, 3/4 रेशियो, 5/8 इस रेशियो में होना चाहिए था जो टाइम है। लेकिन यहाँ तो फ्रैक्शंस में है ही नहीं कुछ। तो अब क्या करेंगे, जो नॉमिनेटर में नंबर है 3, 4, 8, इनका एलसीएम कितना होता है 24। आप इससे मल्टीप्लाई कर दो इसे, 24, 24 और यहाँ पर भी 24। चलिए ठीक है। तो अब ये कितना होगा 8, 8 टाइम्स 2 16, यहाँ पे कितना होगा 6 टाइम्स 3 18 और यहाँ पे 3 टाइम्स 5 15, 16 18 15। अब लोग क्या करते हैं, इसी के बेसिस पे, एक्चुअल में मेथड ये है, इसी के बेसिस पे वो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि आपके पास यहाँ पे दे रखा था 3:4:8। आप देखिए प्रॉफिट का प्रॉफिट जो दिया है वो अपने को दिया है 2:3:5। तो जो 235 है, यहाँ पे पहले आप इनका एलसीएम निकालते हैं और देखते हैं कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना था एलसीएम बनाने के लिए, 8 से। तो आप इसे 8 से कर दो मल्टीप्लाई, इसको किससे 6 से और इसको किससे 3 से। तो लोग ऐसे कहते थे इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली आप ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे तो शायद कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, 8 द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स ए बी सी आर दीज। ओके, 3 स्टूडेंट्स हैं, ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अच्छा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी ये होती है 1, हमेशा 1 मतलब 100%, राइट। अब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसका मतलब इसके अंदर सारी इन्वॉल्व आ गई। मतलब कभी किसी, मान लो ए ने कर दिया, बी ने नहीं किया होगा, सी ने नहीं किया होगा, या दो ने कर दिया होगा, किसी एक ने ना किया हो, तीनों ने ही कर दिया होगा, ये सारी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। लेकिन अब मुझे ये पूछ रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे उसे कोई भी करे, चाहे उसे ए करे, चाहे उसे बी करे, चाहे उसे सी करे, या फिर ए और बी दोनों कर दे, सी ना करे, या फिर बी और सी दोनों कर दे, ए ना करे, या फिर तीनों कर दे। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे बनाएंगे हम लोग और देखेंगे कि कितने तरह से सॉल्व हो सकता है। लेकिन ये तो टाइम टेकिंग होगा, तो करें क्या। क्वेश्चन में देखो एक चीज बोली कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, तो अपने पास दो ही चीजें हैं, या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने का तो एक ही तरीका है, वो क्या है कि किसी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, राइट। ना ए ने प्रॉब्लम सॉल्व की, ना बी ने, ना सी ने सॉल्व की। तो ये तो एक ही तरीका हुआ ना, तो हमें इन सब तरीकों की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व is equal to 1 minus problem not solved, right. Probability of problem solved is equal to 1 minus problem not solved, right। ठीक है जी। अब देखिए 1 माइनस ए सॉल्व करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, तो नहीं सॉल्व करेगा इसकी क्या होगी 4/7। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं लिखूं पी ऑफ ए मतलब सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, तो इसका मतलब यह है कि अगर 7 अटेम्प्ट लिए जाते हैं तो उसमें से 3 टाइम्स जो है वो ए सॉल्व कर देगा, राइट। ये जो 3 है वो ए के सक्सेसफुल अटेम्प्ट हैं, यानी फेवरेबल अटेम्प्ट है। तो इसका मतलब 7 में से 3 अगर सक्सेसफुल है तो 4 क्या है, फेलियर अटेम्प्ट है। तो फेलियर अटेम्प्ट होने का मतलब उसने नहीं सॉल्व किया। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो नहीं सॉल्व करने के फेवरेबल 4 है और टोटल 7 है, तो मैंने लिख दिया नहीं सॉल्व करने का ए के लिए 4/7, बी के सॉल्व करने के 5/9, तो नहीं सॉल्व करने के 4/9, करेक्ट। इसी तरह सी जो है, सी के सॉल्व करने के जो चांसेस या प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है, तो नहीं सॉल्व करने की 4/5 होगी। अब देखिए 1 माइनस इन सबका मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, ये हो गया 64 डिवाइड बाई, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 टाइम्स 5 45, 45 टाइम्स 7, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 35, 3 कैरी फॉरवर्ड, 28 प्लस 3, यहाँ पे हो गया 315। अब जैसे ही मैं इसके अंदर एलसीएम लेता हूँ, ये आ गया अपने पास 315 माइनस 64, ये कितना आएगा। तो एक बार मैं 300 में से 64 अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा। अच्छा टोटल देखते हैं, यहाँ पे 1 आएगा, राइट, और 11 यहाँ पे 5 और ये 2, यस 251/315। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 3। अब आप ये पूछ सकते हो कि आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई क्यों किया। तो देखिए ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, ये सारे क्या इंडिपेंडेंट। ए कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बी सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी की यही कंडीशन होती है कि अगर हमें टोटल निकालनी हो प्रोबेबिलिटी तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, कभी प्रोबेबिलिटी टॉपिक अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें और डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशमा covers 45 kilometer at a speed of 15 kilometer per hour by bicycle, 80 kilometer at a speed of 40 kilometer per hour by car, and another 6 kilometer at a speed of 2 kilometer per hour on foot.
फाइंड हर एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है। आपको एक चीज जान लेनी चाहिए कि एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस चीज को आप याद रखिए, कहीं पर भी आपको कोई शॉर्ट ट्रिक या ये सब जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो अब एक चीज देखिए, उसने कवर किया 45 किलोमीटर किस स्पीड पे, 15 किलोमीटर पर आवर पे। तो पहले तो 45 किलोमीटर, दूसरा उसने 80 किलोमीटर कवर किया, वो स्पीड भी दे रखी है अपने को, और तीसरा उसने दिया अनदर 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर भी कर लिया, और ये स्पीड है। फाइनल एवरेज स्पीड। और अब हमें टाइम और निकालना है इसका। तो टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 45 डिवाइड बाई 15, राइट, प्लस 80 डिवाइड बाई 40, राइट, प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो ऊपर इन सबका सम बताइए कितना होगा। तो होगा 86 प्लस 45, तो यहाँ पे 1, 11 का 1 हो गया, यहाँ पे फिर 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 9 प्लस 4 ये हो गया 13, 131 किलोमीटर ऊपर है, और नीचे है टाइम यहाँ पे आवर में। तो ये तो 3 आ जाएगा, ये 2 और ये 3, 3 3 6 और 2 8, 8 आवर। आप डिवाइड करिए इसको। तो 13 में पहले 8 से डिवाइड करेंगे 1, फिर अपने पास 51 हो गया, तो मतलब 6 बार चला जाएगा, फिर अपने पास कितना हो जाएगा 3। तो 3 को फिर डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स आएगा, 6 बचेगा, यानी हम इसमें फिर से 7 टाइम्स वन समथिंग आगे चलता जाएगा। तो ये देखिए किसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। आप बस ये ध्यान रखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, इसी के अंदर मैं आपको दो चीज और बताना चाहता हूँ। हमें पता है कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, राइट। अब अगर कोई आपको ये कह दे कि टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो ध्यान रखना, तो डिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड की। टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड की। मतलब अगर आपको बोलते हैं d1 जो स्पीड है, d1 जो डिस्टेंस है वो s1 स्पीड से कवर की है, तो d2 स्पीड जो है आपकी s2 स्पीड से कवर होगी। तो अगर इन दोनों में d1 d2 में से कोई एक गायब कर दे और ये दे दे, तो भी हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और मतलब इन चारों में से कोई एक गायब हो तो वो निकाला जा सकता है आसानी से यहाँ से। सिमिलरली अगर आपको स्पीड कांस्टेंट कर दे, स्पीड अगर कांस्टेंट कर दे, तो आपको पता है डिस्टेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, यानी d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2, हम ये चीज लिख सकते हैं। अच्छा, अगर डिस्टेंस ही कांस्टेंट हो जाए, तो डिस्टेंस ही कांस्टेंट हो जाए तो देखिए d इज इक्वल टू क्या है, s इंटू टी, यानी अगर d1 इज इक्वल टू s1 इंटू टी1 है, और दूसरी भी d2 जो है एक्चुअली वो भी d1 की इक्वल ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी, वो होगी s2 इंटू टी2। आप मुझे बताइए क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? तो हम लिख सकते हैं s1 t1 इक्वल टू s2 t2। और यहीं से लोग कह देते हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो देखिए s2 को नीचे ले आओ, s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। ये वाला जो रेशियो आप डायरेक्ट कहीं पे देखते होगे, तो उसका रीजन यही है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, a dishonest dealer marks up his goods by 50%, okay, and then gives a discount of 20% on the mark price, okay. Apart from this he uses a faulty balance which reads 1 kg for 900 gram, ठीक है। what is his net profit percentage rounded off to the nearest integer? देखिए अपने पास दो तीन चीजें हैं, अगर सीपी है, एसपी है और एमपी है। मार्केट प्राइस जो होता है वो आपको जो भी कॉस्ट मिल रखी है उसको आप कितना बढ़ा के लिख रहे हो वो होता है। जैसे कॉस्ट प्राइस जो भी लगी है आपको, आप उसको बढ़ा के इंक्रीज करके लिख दोगे, वो मार्केट प्राइस है। और फिर इस मार्केट प्राइस पे आप जो कंज्यूमर जो कस्टमर है आपका, उसको आप कुछ डिस्काउंट देते हो, और डिस्काउंट इस तरह देते हो आप कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही रहे जो सेलिंग प्राइस है, ताकि आपको प्रॉफिट हो सके, नहीं तो नुकसान भुगतना पड़ जाएगा। तो चलिए इसके अंदर क्या दिया हुआ अपने को अभी, वो गुड्स जो है 50% से इंक्रीज करके लिखता है। तो मान लीजिए कि 100 था उसका सीपी, अब उसने 50% से इंक्रीज यानी 150 में मार्क कर दिया उसको, और उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया। तो आप ये बताइए 150 का 10% तो 15 होगा, तो 20% कितना होगा इसका 30। तो 30 कम कर दो, यानी आपने उसको 120 में सेल करना है। लेकिन उसने एक चालाकी और की है, वो क्या किया है कि ये जो 120 है इसको वो कह रहा है कि इसमें मैं 120 में आपको 1 kg दूंगा मैं, लेकिन वो 1 kg दे नहीं रहा है, वो आपको सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है। मतलब 100 ग्राम फिर कम दे रहा है आपको, वो 100 ग्राम फिर से वो आपको कम दे रहा है। तो व्हाट इज नेट प्रॉफिट परसेंटेज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो चलिए करते हैं इसे। तो यहाँ हो क्या रहा है, देखिए 900 ग्राम के वो कितने ले रहा है 120। अब एक चीज जानिए, 900 ग्राम जो है उसने सेल किया है
वो 120 में है। तो अभी तो उसके पास 100 ग्राम और बच गया ना 1 केजी में से, क्योंकि उसने 100 रुपये में कितना खरीदा था, 1 केजी खरीदा था। तो 100 ग्राम और बच गया, तो उस 100 ग्राम को वो एक्स्ट्रा में और सेल करेगा। तो 120 रुपये में वो कितना सेल कर रहा है, 900 ग्राम। तो 100 ग्राम और जो बच गया वो कितने में सेल करेगा, तो वो आएगा 120/9। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दे तो ये आएगा 40/3 रुपये। इतने एक्स्ट्रा लेगा वो। तो मतलब उसने टोटल कितने रुपए ले लिए, उसने सेलिंग प्राइस टोटल लिया है 120 तो 900 ग्राम का, और 40/3 जो है वो एक्स्ट्रा 100 ग्राम का, और कॉस्ट कितनी लगी है टोटल 100 रुपये। तो आप इन दोनों से आप चेक करके बताइए कि प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए सीपी अगर कम कर दो इसमें से तो ये आएगा आपके पास 20 + 40/3। इसका मतलब अगर आप एलसीएम 3 लोगे तो 3 × 20 हो गया 60 + 40 100। 100/3 आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। तो ये कट गया 100। 100/3 कितना होता है, 33.33% अप्रॉक्स हम ले जा सकते हैं। ये रिपीट होता जाएगा, तो मतलब 3 के ऊपर यहाँ पे विनकुलम आ जाता है, मतलब ये 3 लिख के ऐसे। और इसमें क्या बोला, नियरेस्ट इंटीजर। तो अब ये तो 30.5 से कम है, तो नियरेस्ट इंटीजर इसके 33 होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि उसने क्या किया यहाँ पे, बेईमानी की है, डिसऑनेस्ट है, तो वो कुछ तो करेगा यहाँ पे। तो 100 ग्राम उसने एक्स्ट्रा बचाया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, ओके बी पे राइट एंगल है, ए बी इज इक्वल टू 12। तो पहले हम एक राइट ट्राइंगल बना देते हैं। ये ट्राइंगल एबीसी है और बी पे इसमें राइट एंगल है, और ए बी कितना है इसके अंदर 12 सेंटीमीटर है। एंगल सी ए बी ये वाला एंगल कितना है 60, तो ये 90 है, ऊपर 30 हो गया। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बी सी, इसकी साइड लेंथ बतानी है, ये वाली बतानी है बी सी। आप एक चीज देखिए, इस ट्राइंगल में हमें गिवन क्या है, एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, और जो एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड पूछिए। आप एक चीज बताओ कि जो एंगल गिवन है उसकी एडजेसेंट साइड हमें पता है, तो हम क्या रिलेशन निकालें कि जो सामने वाली साइड है और एडजेसेंट साइड है और ये एंगल है, तीनों रिलेट हो जाएंगे। तो क्या ये 10 में होता है, क्योंकि हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम बोल सकते हैं ऑपोजिट अपॉन, इसी को बोलते हैं लोग ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये भी बोला जाता है इसको। तो चलिए ऑपोजिट जो है थीटा क्या अपना यहाँ 60 डिग्री, 60 डिग्री का ऑपोजिट सामने वाली साइड कौन है, ये बीसी साइड है। तो एडजेसेंट कौन सी है, ए बी, जो कि कितनी है 12। tan 60 आपको याद रखना होगा, वो होता है √3 BC अपॉन 12। आप इसको इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12√3 आंसर आपका आ जाएगा। ये वाला है 12√3 इसका आंसर। दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, बेसिकली टेन वाली तो आप जरूर याद रख लो, टेन साइन और कॉस वाली, तो ये तो हर जगह काम आएंगी ही। तो देखो टेन के लिए क्या होता है, अगर आपको 1045 के वैल्यू पूछ ले, 1045 तो वो होगा कितना 1। आपको पूछ ले 1030 कितना होगा, तो वो होगा आपका 1/√3। 1060 भी पूछ ले तो √3। इसी तरह आपसे वो पूछ सकते हैं साइन 30, ये 3-4 तो आपको याद करनी ही है। साइन 30 पूछ ले आपसे तो वो कितना हो जाएगा 1/2। साइन 0 भी पूछ ले आपसे, मान लीजिए साइन 0 कितना होगा 0। साइन 45 पूछ ले तो 1/√2। और आपसे पूछ लिया जाए साइन 60 तो होगा क्यूब रूट और √3/2। और आपसे पूछा जा सकता है साइन 90 तो वो होगा 1। इसी तरह आपसे कॉस की वैल्यू पूछ सकता है, कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 30 कितना होता है तो √3/2। कॉस 45 क्या होगा, वो भी होगा आपके पास 1/√2। कॉस 60 क्या होगा 1/2। कॉस 90 क्या होगा, वो होगा आपके पास 0। तो ये कुछ याद रखने आपको, बाकी आप सेक का, कोसेक का और कॉट का आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, और कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। तो बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हैं और इनको याद भी कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स इज 2700। देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं आपको, और पॉलीगन क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। ध्यान रखना अगर रेगुलर पॉलीगन है तभी हम ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो। सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स इज 2700 डिग्री। देखिए इंटीरियर एंगल्स का सम आपको दिया हुआ है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है n-2 टाइम्स 180 डिग्री इज इक्वल टू आपको दिया है 2700 डिग्री, ये वाला दिया हुआ आपको। तो n-2 इज इक्वल टू 180 से आप इसको डिवाइड करिए, ये कैंसिल आउट, 9 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 2, और ये आ गया 30, 2 से फिर डिवाइड करो आप इसको 15,
तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 30, मतलब नंबर ऑफ साइड्स जो है किसी इस रेगुलर पॉलीगन की वो 30 आ गई। अब आप नंबर ऑफ पॉलीगन्स कैसे बताएं और नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे बताएंगे? तो एक तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ये वाला वे भी यूज कर सकते हैं। पहले डायरेक्ट फॉर्मूला से देखिए, डायगोनल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, n माइनस 3/2। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। तो अपने पास यहाँ पे कितनी, सॉरी यहाँ पे n है 17, 15 प्लस 2, तो यहाँ पे 17 टाइम्स 17 माइनस 3 14 डिवाइड बाई 2, इसको कट करिए 7, 17 टाइम्स 7 कितना आता है? ये आता है 119। और अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है n माइनस 3/2, पहली बात तो इसको याद रखना होगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो आप इसको कर सकते हैं nc2 माइनस n। अब ये कैसे है, ज़्यादा मैं इस पे नहीं जाऊँगा, पर आपको ये बता देता हूँ कि एक डायगोनल है, उसको ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 वर्टेक्स चाहिए होंगे किसी भी पॉलीगन में। मान लीजिए किसी भी तरह का पॉलीगन है तो 2 वर्टेक्स चाहिए होंगे। तो n नंबर ऑफ साइड्स हैं, मतलब n वर्टेक्स हैं, तो n में से हमें 2 सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे है 17c2, 2 सेलेक्ट करने का तरीका। हम माइनस n क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए 2 सेलेक्ट किए हैं तो हो सकता है ना वो दोनों ये एडजेसेंट भी सेलेक्ट हो रहे होंगे, और जब एडजेसेंट सेलेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब आप तो ये वाली साइड ले रहे हो और साइड तो डायगोनल नहीं हो सकती, इसलिए हम 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 17 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस 17। आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, 17 टाइम्स 8 माइनस 17, मतलब 17 टाइम्स 7 ही आएगा, वही आंसर आएगा। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। और ध्यान रखना, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो ईच एक्सटीरियर एंगल, इस तरह के क्वेश्चन आगे आने की बहुत ज़्यादा संभावना, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। ईच एक्सटीरियर एंगल वो होता है 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स, राइट। हमेशा ध्यान रखना किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, तो उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। लेकिन वो तब जब वो पॉलीगन रेगुलर हो तभी हम बता पाएंगे, अदरवाइज तो अलग अलग हो सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। दैट इज द थिंग, और आपको बहुत काम आएगा। और अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल बताना हो किसी रेगुलर पॉलीगन का तो n-2 इंटू 180। देखो ये तो हर एक पॉलीगन के लिए है, मतलब उसके एंगल्स का सम। लेकिन आपको ईच इंटीरियर एंगल्स बताना हो, इंटीरियर एंगल्स का सम के लिए है, तो आप उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आ जाएगा। ये इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन के लिए, ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन के लिए, और ये मैंने आपको बताया यहाँ डायगोनल्स के लिए। और इस तरह के क्वेश्चंस इन फ्यूचर आने की पूरी संभावना है, क्योंकि एसएससी जो है अब अपना पैटर्न चेंज कर रही है, ट्रिक्स वाले मसाले से थोड़ा दूर जा रही है और कुछ चीज़ें अच्छी डाल रही है इसमें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In 5 years, the simple interest on an amount of rupee x is 2/5 of the principal. Okay, fine. Then rate of interest per annum is, देखिए टाइम कितना दिया हुआ आपको, 5 years दिया हुआ है। चलिए, और बोल रहा है जो इंटरेस्ट है ना वो है इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट एक्स। अमाउंट एक्स का इंटरेस्ट जो है वो 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल है। इसका मतलब जो इंटरेस्ट है आई में अगर बोलूँ तो वो अगर 2 रुपए है तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 रुपए, राइट। क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है अपना, अगर ये प्रिंसिपल है तो ये इंटरेस्ट हो गया अपना। तो एक्स की वैल्यू 5 है, इंटरेस्ट 2 है, टाइम है 5 साल। तो आपसे पूछा है रेट पर एनम पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट जो होता है ना सिंपल इंटरेस्ट में आई इज इक्वल टू पी आर टी, पी यानी प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाई 100 होता है। देखो 5 टाइम्स 5 25 हो गया, इसको कट करोगे तो नीचे 4, तो ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 8%। और जिस बच्चे को और भी बेसिक से करना है वो ऐसे करें कि प्रिंसिपल कितना है आपका, एक्स है, राइट। चलो, तो इंटरेस्ट क्या है आपका, 2/5 ऑफ एक्स, मतलब 2/5 एक्स, ओके। और टाइम आपको दिया है 5 साल, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। तो ये 2/5 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू पी कितना है, एक्स इंटू आर पता नहीं है, टाइम 5 साल है, डिवाइड बाई 100। आप यहाँ कट करेंगे, देखिए 1 और ये आएगा 20, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, फिर इस 20 को इस 5 से कट करेंगे, ये 4 होगा, और ये वाला 4 इधर जाके मल्टीप्लाई, अगेन आर की वैल्यू 8 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू बतानी है। देखिए 3 माइनस 6 यहाँ पे है, चलो, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट है और इसके अंदर कुछ है, फिर डिवीजन है, फिर 7 है, फिर ब्रैकेट, फिर 1 प्लस यहाँ पे -2 इंटू -1। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा स्क्रीन को। अच्छा, तो गिवन क्या है मुझे यहाँ पे,
3। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस 6 है, यानी ये कितना हो जाएगा +6, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर कितना है -2 -9 -3, मतलब ये कितना हो गया -14। ओके, देन डिवाइड 7 टाइम्स 1 प्लस -2 इंटू -1 कितना हो गया, ये -2 और -1 दोनों मिलके +2 बनाएंगे और एक यहाँ पे यानी +3 यहाँ पे आ गया। अब देखिए 3 प्लस 6 टाइम्स 14, 6 टाइम्स -14 है, डिवाइड बाई 7 टाइम 3 यहाँ पे हो गया अपने पास 21। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 टाइम्स -14, राइट, और डिवाइड बाई कितना है 21। अब आप इसको डिवाइड करिए कितना आएगा, ये हो गया यहाँ पे 84 नेगेटिव के साथ और नीचे अपने पास 21 यानी -4, मतलब अपने पास आंसर कितना आना चाहिए -1, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इस तरह सिंप्लीफिकेशन आप प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी हो जाएंगे। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर। एक ट्रेपेजियम है अपने पास, ठीक है, और उसकी दो पैरेलल साइड्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस 12 है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स इज 60 सेंटीमीटर। ये वाली जो डिस्टेंस है वो है 60 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना दिया है आपको 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स, और मान लेते हैं कि ये वाली साइड x है और ये y है। अब ये बड़ी साइड हमने y मानी है तो हमें एक चीज और दे रखी है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, राइट। अब एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, तो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स y प्लस एक्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 1380। चलिए, अब 2 से इसको कट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 30, 30 से आप डिवाइड कर दो 1380 को, तो y प्लस एक्स आपके पास आएगा, ये कट लो, 13/3 होता है 12 में तो चला जाएगा 4 बार, फिर 18 तो 6 आ गया। और y माइनस एक्स कितना दिया हुआ आपको, वो दिया है 12, तो आप यहाँ से देखिए ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46 प्लस 12 मतलब 58 डिवाइड बाई 2 यानी 29 आएगा। और कहीं 29 दिख नहीं रहा, ऑप्शन नंबर 3। या फिर आपके पास y आ गया 29, आप उठाओ इस y को और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो इनमें से, x भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, for a sample data mean is 60 and median is 40, what is the mode, mode पूछा है तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, mode इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपको याद होना चाहिए। इनके बीच रिलेशन होता है मीन मोड मीडियन के बीच में, और इसका यूज करके अब हम मोड निकाल सकते हैं। तो रख दीजिए वैल्यू 3 टाइम्स 48 माइनस 2 टाइम्स 60 कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आ गया अपने पास 24, 2 कैरी फॉरवर्ड 144 माइनस ये हो गया 120, तो कितना आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर 4। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, आगे भी इस पे क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट वन 17, द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल PQR इज L। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर PQ 6 है तो लेंथ ऑफ PL बताइए। ठीक, ये एक ट्राइंगल है PQR आपके पास और इसका सेंट्रोइड कितना है L है। सेंट्रोइड का मतलब, अच्छा ये इक्विलैटरल है मतलब इसका सेंट्रोइड हो गया, इसका सरकम सेंटर हो गया, ये सारे एक ही जगह आने वाले हैं, यहाँ पे इन सेंटर हो गया, सब कुछ एक ही जगह है इसका। यहाँ PQ कितना दिया अपने को 6, PQ 6 है मतलब QR भी 6 है और PR भी 6 है। सेंट्रोइड ऑफ L दे रखा है अपने को, देन द लेंथ ऑफ PL ये वाला, अच्छा ये वाली लेंथ आपसे पूछी है, तो इसका मतलब ये जो सेंट्रोइड है आपके पास, यहाँ सेंट्रोइड होता क्या बेसिकली आप ये बताइए। सेंट्रोइड होता है जहाँ पे तीनों मीडियन मिलती है आके, मतलब अगर मैं ये वाली मीडियन ड्रॉ करूँ और दूसरी एक मीडियन में इधर से ड्रॉ कर देता हूँ आपके पास, और तीसरी ये वाली मीडियन, तो ये जहाँ पे आके मिलती है वो सेंट्रोइड होता है। और क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये मीडियन जो है सामने वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होना ही होना है, और सेंट्रोइड जो होता है ना वो इस मीडियन को, जो भी मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ PT, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1, 2 की साइड से वर्टेक्स की साइड से 2 और सामने जो है वो क्या 1, तो ये L आपका दे रखा है सेंट्रोइड। अब पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि ये मीडियन की लेंथ कितनी है। अब यहाँ पे जो मीडियन है वही क्या इसका एल्टीट्यूड भी है, ये 6 है, तो आप ये बताइए कितना हो जाएगा 3, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा बाद में। ये वाली साइड 6 है और ये टोटल भी 6 थी, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ये 3 है, तो आप PT बता सकते हैं क्या, यस, वो क्या होगा 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 36 माइनस 9 ये होता है 27, इसका स्क्वायर रूट, 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 9 का 3 हो गया और स्क्वायर रूट 3। ये वाली लेंथ किसकी आ गई आपकी PT की। अब PL निकालना है आपको, तो PL एक्चुअल में क्या है 2:1 में डिवाइड हो रहा है ना PT, तो ये आपके पास 2/3, अगर PT 3 होता तो PL होता 2,
लेकिन पी टी है कितना 3√3 है, ये कैंसिल आउट, तो आपके पास ये कितना आ गया, ये आ गया 2√3। तो 2√3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। अब अगर मुझे डायरेक्ट निकालना होता तो वो क्या करेंगे अपन इसके अंदर, तो देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके पास ये ए है, सामने वाली साइड भी ए है, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया a/2। अब मुझे ये वाली साइड लेंथ निकालनी है ना इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल में, तो ये कैसे निकलेगी, a² माइनस a²/4, क्योंकि a/2 का स्क्वायर किया अपन ने अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 4a² माइनस a²/4, तो ये बना 3a²/4 और इसका स्क्वायर रूट, मतलब ये आ गया √3/2 टाइम्स a। ये मीडियन की लेंथ है, √3/2 टाइम्स a, और यही एल्टीट्यूड भी है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का, और इसका हमें 2/3 निकालना है, तो 2/3, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आएगा a/√3, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं √3/3 टाइम्स a, और a कितना है 6, तो आप रख दीजिए यहाँ पे √3 / 3 टाइम्स 6, वही आएगा 2√3 आंसर। इस चीज को आप ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120। देखिए cos 120 की वैल्यू निकालनी है, cos 120 को हम लिख सकते हैं 90 + 30। cos 90 + थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन 30 होता है 1/2, मतलब नेगेटिव 0.5, ऑप्शन नंबर 3। याद रखिए दो तीन चीजें, cos 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन साइन 90 + थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा, क्योंकि 90 + थीटा मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, थर्ड वाले में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ वाले में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये चीजें ध्यान में रखें। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ अभी पैटर्न क्या हो रहा है कि एडवांस मैथ्स की तरफ ज्यादा जा रहा है एसएससी, तो जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं मेरे हिसाब से वो ज्यादा यूज होंगे आगे, और ट्रिक्स वाला खेल खत्म हो जाएगा, तो ध्यान दें कि आप कन्वेंशनल को भी अच्छा टाइम दें। 4x² + y² = 40 है, xy = 6 है, तो हमें बताना है 2x + y की वैल्यू। अब देखिए 2x + y की वैल्यू पूछिए, हमें इनको रिलेट करना है। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपके पास 2x का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ आपके पास y का स्क्वायर = 40 लिखा हुआ है, ये लिखा है, तो रिलेट करिए, देखो कुछ तो बन रहा होगा। अब मैं आपके पास ये लिख दूँ 2x + y का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे 4x² a² + b² + 2ab, 2 टाइम्स 2x टाइम्स y, राइट। चलिए, तो 2x + y² इसकी वैल्यू तो दे रखी है, कितनी है 40, प्लस x × y की वैल्यू भी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 6, तो 2 × 2 4, 4 टाइम्स 6 आप यहाँ रख देंगे, 40 + 24, ये कितना हो जाएगा 64, 2x + y का होल स्क्वायर = 64 है, तो 2x + y कितना आएगा आपके पास, ±8 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 8 दिख रहा है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे। चलिए ±8 ठीक है, 8 हो गया अपने पास यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपी, 5 रुपी इज, ये रेशियो दे रखा है, तो देखिए 25 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपी, और 1 रुपी का नहीं यहाँ पे है, 2 रुपी का और 5 रुपी का, इनके जो कॉइन्स है नंबर ऑफ कॉइन्स उनका रेशियो दे रखा है 5:4:3:1। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स, टोटल अमाउंट दे रखी है, ठीक है, रुपी 250 है, तो हम लिख सकते हैं टोटल अमाउंट 285। देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 25 पैसे एंड रुपी 5 कॉइन, मतलब 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं और 5 रुपए के जो कॉइन्स हैं उन दोनों का डिफरेंस उन्होंने हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें इन सबकी डिनोमिनेशन सेम करनी होगी, राइट। तो यहाँ 25 पैसे है, 25 पैसे को आप रुपी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कितना होता है 1/4 पार्ट ऑफ ए रुपी, और ये 50 पैसे कितना होता है 1/2 रुपी, बाकी सब रुपी में है क्योंकि हमें टोटल अमाउंट भी रुपी में दे रखी है। तो इनके नंबर है 5, इसके हैं 4, इसके हैं 3, इसके हैं 1, मतलब 5x 4x 3x 1 है, इस तरह है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू बनेगी, तो आप कहोगे 5x टाइम्स 1/4, प्लस यहाँ से कितनी बनेगी 4x टाइम्स 1/2, इसकी डिनोमिनेशन और इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स, यहाँ से 3x टाइम्स 2, और यहाँ से x टाइम्स 5, और इन सब का सम है 285, ये बन जाएगा 5x/4, 5x/4, यहाँ से 2x
प्लस ये 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 285। इनका सम करिए, 11 प्लस 2 13x, तो 13x प्लस 5x बाई 4 इज इक्वल टू 285। एलसीएम आएगा आपके पास कितना 4, तो यहाँ लिख देते हैं हम 4 एलसीएम। 4 टाइम्स 13 52, 52 प्लस 5 57x इज इक्वल टू 285। 57 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आई आपके पास 20। इसका मतलब ये 5x था तो ये 100 पॉइंट्स हैं 25 पैसे के, 5 रुपए के हैं x मतलब 20 हैं, तो 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80, इनका डिफरेंस हो गया। Next question. The average marks obtained by Saloni in 4 papers is 51. 4 papers में कितने marks हैं उसके average 51. And in 5th paper she gets 56 marks. Find her new average in all 5 papers. देखिए 4 papers का average कितना है 51. तो जो उसका last paper है 5th उसमें उसके marks आए हैं 56. तो हमें पूछ रहा है पांचों पेपर के एवरेज। तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम, देखिए 5th पेपर में 56 आए, तो पहले से 51 एवरेज है, और हम अगर 51 ही एवरेज मेंटेन करना चाहते थे, यहाँ 51 आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो 56 है उसके 51 आप अलग कर दो, 5 मार्क्स अलग कर दो। 51 ही होते तो एवरेज 51 होता, लेकिन एक्स्ट्रा 5 मार्क्स हैं तो 5 मार्क्स, अब टोटल 5 हो गए ना पेपर, तो 5 में इक्वली डिवाइड करेंगे तो एक यहाँ से आ जाएगा, तो 51 प्लस 1 52, क्योंकि 56 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया 51। आप ये बताइए अगर उसके 51 ही आते तो एवरेज 51 ही रहता, क्योंकि देखिए 51 टाइम्स 4 प्लस उसके मार्क्स अगर 51 होते तो आप इसको फिर डिवाइड करते नंबर ऑफ पेपर से, तो सेम चीज़ आती है, क्योंकि ये 51 यहाँ 4 बार है और यहाँ 1 बार है, तो 5 टाइम्स 51 होता। लेकिन एक्चुअल में उसके पास 5 नंबर और एक्स्ट्रा थे, तो इस 5 नंबर और एक्स्ट्रा को भी हम यहाँ ऐड कर देते। इन सब का सम तो होता 5 टाइम्स 51 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ 51 ही आते हैं, फिर इसको भी अलग से डिवाइड करते 1 एक्स्ट्रा आता है। A and B can complete a work together in 48 days. तो A और B दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं 48 डेज में। A is 4 times as work efficient as B, मतलब A की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ A is 4 times efficiency of B है। In how many days can B alone complete the work? आप एक चीज ध्यान रखिए, एफिशिएंसी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उतना कम टाइम लेगा। तो आपको कोई एफिशिएंसी इसका बारे में ऐसे बोलते हैं रेशियो देखिए, एफिशिएंसी ऑफ ए एफिशिएंसी ऑफ बी, इनका रेशियो होता है टाइम ऑफ बी टाइम ऑफ ए। ये उसी तरह है जिस तरह हमने स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के अंदर किया था कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो मतलब देखिए ए की एफिशिएंसी अगर हमें दी है 4 तो बी की कितनी है 1, तो मतलब बी का टाइम 4 है और ए का टाइम 1 है, राइट। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क, ठीक है जी। बी अकेला कितने दिन में करेगा, और इन्होंने कितने दिन में किया इसको 48 डेज में किया है। तो चलिए अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा आपके पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी ई ए प्लस ई बी इंटू इन दोनों ने कितने दिन में मिलकर काम किया है 48 में। तो ए कितनी है 4 और ई बी कितनी है 1, ये है 4 देखिए ये वाली, और ई बी है 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 टाइम्स 48, ये आपके पास टोटल वर्क है। और पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में इसको करेगा, तो बी के लिए निकाल देते हैं, बी की एफिशिएंसी इंटू बी का टाइम इज इक्वल टू 5 टाइम्स 48, एफिशिएंसी इसकी 1 है, तो टी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 टाइम्स 48, 5 टाइम्स 8 इज 40, 0 4 कैरी फॉरवर्ड, या 20 प्लस 4 टू 40 डेज, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखिए आपको ये लग सकता है अभी कि मैं इतना इसको डिटेल में क्यों ले रहा हूँ, इससे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपका टाइम ज़्यादा लूँ इसमें, मेरा मकसद है कि ये कंसेप्ट क्या है वो सिखाने के लिए। स्पीड तो आपकी तब अपने आप आ जाएगी जब आप कंसेप्ट जान जाओगे, फिर आप स्टेप्स अपने आप स्किप करने लग जाओगे। अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे 48 डेज ले रहे हैं, ए 4 टाइम्स है और बी है 1, मान लीजिए ए 4 है बी 1 है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी 4 प्लस 1 5, मतलब एक दिन में ये 5 काम कर रहे हैं, और 48 में कितना करेंगे 5 टाइम्स 48, टोटल वर्क आ गया। और आपको बी का बताना है तो बी की एफिशिएंसी इंटू बी का टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, आप डायरेक्ट वहां से निकालेंगे। एग्जाम में मैं खुद इनको इतना टाइम नहीं दूंगा, मैं खुद इनको उसी वे में करूंगा, लेकिन यहाँ कंसेप्ट बताना जरूरी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं कि अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। यानी दो ये एक्चुअल में है क्या,
दो स्ट्रेट लाइन्स है ये। अब दो स्ट्रेट लाइन के लिए तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट, अगर वो ये इंटरसेक्ट करें तो दो लाइन्स इंटरसेक्ट, डिफरेंट लाइन्स, डिस्टिंक्ट लाइन्स कितनी जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं? एक जगह। तो इसकी कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब जो x के कोफिशिएंट हैं दोनों इक्वेशंस में, उनका रेशियो कभी भी y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दूसरा, अगर वो पैरेलल है, तो ये तो कब हो गया? यूनिक सोल्यूशन के लिए। यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन होगा। दूसरा, अगर वो पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नो सोल्यूशन होगा। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, और यह है नो सोल्यूशन के लिए। तीसरी कंडीशन, अगर वो दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, कोइंसाइड करने का मतलब हो गया कि वो सेम ही है, ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को, तो इसकी कंडीशन क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और यह है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन तीनों में से किसी ना किसी पे अब हर साल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये चीजें अभी जो है ना नई आई है, नई ऐड हो गई है इस सिलेबस में। इसका मतलब ये इस पैटर्न पे आने ही आने हैं क्वेश्चन, गारंटीड क्वेश्चन आने इन सब पे। चलिए, तो नो सोल्यूशन की बात कर रहा है तो नो सोल्यूशन वाली कंडीशन लगा दीजिए। a1/a2 18, a1 है 18, a2 है 7 इज इक्वल टू b1/b2, b1 है -72, b2 है आपके पास -m इज नॉट इक्वल टू c1/c2, c1 है 13 और c2 है -17। तो देखिए ये तो आ ही नहीं रहा, इन दोनों का रेशियो कुछ हो रहा है, ये कुछ और आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस हो गए दोनों, 18 से कट करो 4 टाइम्स हो जाएगा। अब 1/7 इज इक्वल टू 4/m है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इज इक्वल टू 28 आंसर आ जाएगा। चलिए, अच्छा हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी बोला जाता है। जो यहाँ पे पैरेलल लाइंस होती हैं, अगर आपको कभी ये देखने को मिल जाए इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो ये इनकंसिस्टेंट है। ये वाला कंसिस्टेंट सिस्टम है जो इंटरसेक्ट कर रही है। कोइंसाइड वाला भी कंसिस्टेंट है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। ये कंसिस्टेंट बट इंडिपेंडेंट है, ये कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट है, इस चीज का ध्यान रखें। सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 10% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट दे रहा है 10%, 10%, तो ये पूछ रहा है कि कितने सिंगल डिस्काउंट के इक्वल है। डिस्काउंट मतलब नेगेटिव, राइट? तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी डिस्काउंट दे रहा है दोनों बार यहाँ, तो हम लिखेंगे -10%। नेगेटिव का मतलब आप समझिए कि डिस्काउंट है या वैल्यू कम हो रही है। दूसरा -10%, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस -10% इंटू -10% आपके पास यहाँ डिवाइड बाई 100, राइट? तो ये कितना हो गया? -20%, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 100% बाई 100, ये 1 आएगा प्लस का, तो आंसर -19%। एक्चुअल में जो तरीका वो है x% प्लस y% प्लस x% इंटू y% डिवाइड बाई 100%। 100 आ गया अपने पास यहाँ, नॉट 100%, दैट इज 100। ये चेंजेस हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दें कि किसी ने जो है किसी आइटम की जो वैल्यू है वो पहले 10% से इंक्रीज की, फिर उसने उसकी वैल्यू 10% से डिक्रीज कर दी। तो इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव, फिर डिक्रीज का मतलब उसको नेगेटिव कर देंगे। तो बताइए ओवरऑल कितना चेंज हुआ? यहाँ प्लस जो इंक्रीज वाला 10 है, डिक्रीज वाला 10 है, डिवाइड बाई 100, ये दोनों कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना हुआ? -100/100, मतलब 1% का डिक्रीज हो गया ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू में। ये ध्यान रखना। और अगर दोनों ही पॉजिटिव हो, अगर दोनों टाइम ही वो इंक्रीज कर रहा होता तो यहाँ 10-10 जो है ना वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, 10 + 10, और यहाँ भी प्लस होते हैं, मतलब 21% का चेंज आ जाता ओवरऑल। दोनों नेगेटिव होते तो अभी अपन ने किया 19% का चेंज आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 24 square root 3 feet high, the angle of elevation of the top of an upright tower was 60 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जो पोल है वो छोटा है, टावर है जो बड़ा है, तभी तो आप इसके टॉप से, इस पोल के टॉप से जब इस टावर को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ आपको। इसकी हाइट है 24 स्क्वायर रूट 3। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका? ये है आपके पास 60 डिग्री। चलिए, इफ द फुट ऑफ द पोल वाज 60 फीट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द फुट ऑफ द पोल है ना, ये वाला, ये पोल था एक्चुअली आपके पास, और ये था टावर। ये फुट ऑफ द पोल है वो कितना दूर है इस टावर के फुट से? वो है 60 फीट है, और ये भी फीट नहीं दिया हुआ है सब कुछ। चलिए, हमें पूछा है व्हाट टॉल पास द टावर, टावर की हाइट पूछी है, मतलब ये कितना टॉल है। अब यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब समझिए। एलिवेशन मतलब ऊपर उठना। जब भी आपको अपनी नजर किसी चीज को देखने के लिए ऊपर उठानी पड़े,
जैसे आप यहाँ थे, मान लीजिए आपको ऊपर देखना पड़ा, इसका मतलब आप एलिवेट कर रहे हो, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और जब भी आपको किसी चीज़ को देखने के लिए अपनी नज़र नीचे करनी पड़े, तो आप हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बना रहे हो, ये वाला, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक, ध्यान रखना। तो ये जो लाइन है, जिस लाइन के थ्रू आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, देखने वाली लाइन। ठीक है, तो चलिए अब क्या दिया है और हमें क्या पूछा इसमें। अब एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि ये तो दोनों पैरेलल है ना, ये वाले स्ट्रेट है, पैरेलल ही होंगे, ऑब्वियस है। तो ये वाली डिस्टेंस अगर 60 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 60 होगी। ठीक है, और अगर ये 24 स्क्वायर रूट 3 है, तो ये भी कितना होगा? 24 स्क्वायर रूट 3। अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, इस वाले ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल में आपको क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है ताकि टावर की हाइट आ जाए? ये वाली अगर आपको मिल जाए, यहाँ से यहाँ तक h मिल जाए, तो टावर की टोटल हाइट बता सकते हैं। अब देखिए, ये बेस पता है, मतलब इस 60 डिग्री के एडजेसेंट साइड पता है, ऑपोजिट निकाली है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था, यहाँ फिर से टेन यूज होगा कि टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कितना है? h, एडजेसेंट कितना है? 60। टेन 60 होता है स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, h इज इक्वल टू 60 रूट 3 फीट। तो ये 60 रूट 3 हो गया, प्लस 24 रूट 3 यहाँ है, दोनों का सम करोगे तो 84 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मोड जो होता है वो होता है मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन जिस नंबर का हो रहा है वो, मतलब जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर डिस्क्रीट डेटा दे रखा आपने को तो ऐसे चेक करेंगे। तो देखिए किसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता दूंगा आपको, अगर दो नंबर्स हों जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और सेम टाइम है, जैसे मान लीजिए बाकी नंबर की फ्रीक्वेंसी 2 बार थी, मतलब बाकी नंबर 2 बार आ रहे थे, और दो ही नंबर ऐसे हैं जो 3 बार आ रहे हैं, तो वो दोनों मोड हैं आपके। ठीक है, और अगर सारे नंबर सेम टाइम आ रहे हैं ना, तो कोई मोड नहीं होगा। याद रखना इस बात को, कोई मोड नहीं होगा अगर सारे नंबर सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं 13 की फ्रीक्वेंसी देखिए, एक बार यहाँ है 13, एक बार यहाँ, 2 बार है इसकी। 15 की देखिए, 15 एक ही बार है। 31 की देखिए, 31 मेरे पास एक बार है। 12 भी एक बार है। 27 एक बार, 2 बार और 3 बार, 27 3 बार है। 27 3 बार हो गया। 30 एक बार है, 28 एक बार है, तो 27 इसका मोड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 years ago the ratio of ages of A to B was 7:5। 6 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो कितना था? 7:5 था। आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल बाद, प्रेजेंट से, ये कब था? 6 years ago, 6 साल पुरानी बातें हैं ये। तो अभी अगर आप उनकी करंट एज देखोगे तो वो हो जाएगी 7x प्लस 6 और इसकी हो जाएगी 5x प्लस 6। करंट एजेज ये है। हाँ जी, तो 4 साल अब से, करंट से 4 साल बाद रेशियो उनका हो जाएगा 11:9। तो एक ही प्रेजेंट एज बताओ, तो 7x प्लस 6 और प्लस 4 साल बाद डिवाइड बाई 5x प्लस 6 प्लस 4, और ये रेशियो हो जाएगा 11:9। 7x प्लस 10 और 5x प्लस 10 अपने पास है, 7x प्लस 10 और 5x प्लस 10, ये रेशियो 11/9 है। तो हमें पूछा ए की प्रेजेंट एज, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 टाइम्स 7 होगा 63 और 5 टाइम्स 11 होगा 55। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 63x और ये 55x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8x। और ये कितना, यहाँ पे 9 टाइम्स 10 हो गया 90 और 9 और 10 टाइम्स 11 हो गया 110। तो दूसरी साइड में 110 है, इधर 90 आएगा, तो बचेगा कितना? 20 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 20/8। इसका मतलब 5/2। x की वैल्यू 5/2 आई है, उसने मेरे से प्रेजेंट एज पूछी है, तो प्रेजेंट एज कितनी है? 7x प्लस 6 है, यहाँ पे रख दो। 7 टाइम्स 5/2 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा? ये 35/2। जस्ट ए सेकेंड, 7 टाइम्स 5/2 और यहाँ पे है मेरे पास 6, राइट। तो इन्होंने पूछा ए की प्रेजेंट एज, हाँ जी, तो ये कितना हो गया? 35/2 प्लस 6, ये आएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं हम लोग, 35 प्लस 12/2, तो ये 47/2, मतलब 23 and 1/2 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मिसेस दीपा देवी सेव्स 30% ऑफ हर सैलरी इफ शी रिसीव्स 42,000 पर मंथ एज हर सैलरी, व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर। ये तो बहुत ईजी है, तो कितना सेव करे? 30%, तो बस ये 70% क्या करिए, वो उसका एक्सपेंडिचर है। तो पूछा मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, तो 42,000 का 70% आप निकाल दीजिए, जीरो कैंसिल आउट, 0 0 2 टाइम 0, यहाँ पे 14 आ गया।
7 टाइम 2 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 टाइम्स 4 28 प्लस 1 29। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the amount integral value only if a sum of 6500 is being borrowed at 10% interest per annum for 2 years if interest is compounded half yearly। देखिए सम कितना है, प्रिंसिपल कितना है 6500, रेट कितनी है आपकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दी हुई है आपको 10%, और आप इसको ले कितने टाइम के लिए रहे हो, 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, और उसने बोला हाफ ईयरली होना चाहिए। तो अगर पर एनम रेट दे रखी है तो हाफ ईयरली रेट कितनी हो जाएगी 5%, और अच्छा साइकिल्स कितने हो जाएंगे टाइम के, तो हाफ ईयरली के हिसाब से आपके पास 4 साइकिल्स हो जाएंगे, 6 महीने के 4 साइकिल्स आएंगे कि नहीं, राइट। अब इसका आपको क्या निकालना है, क्या पूछा था हमसे, फाइंड अमाउंट पूछिए आपसे। तो एक तो क्या है जो अपना जनरल मेथड है क्या, कि आप अमाउंट पूछिए, तो अमाउंट के लिए क्या करोगे 6500, पहले साल 5% के हिसाब से कितना होगा 105 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आता है 21/20, फिर अगले साल 21/20, फिर अगले साल 21/20, फिर अगले साल 21/20। या तो आप ऐसे करो इसको सोल्व, या फिर आप क्या करो इसको कि जैसे और मेथड्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये मेथड हम लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास 5% है तो 5% का आप इफेक्टिव रेट निकाल लो। अब इफेक्टिव रेट निकालोगे, जैसे जो भी आएगी इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, तो 5% प्लस 5% प्लस 5% इंटू 5% डिवाइड बाई 100, ऐसे आपका 2 साल का इफेक्टिव रेट आएगा, ये आएगा 10.25। फिर इस 10.25 को आप अगले 5% के साथ इफेक्टिव रेट निकाल लीजिए। लेकिन इसमें अभी अगर मैं निकालने लगूंगा तो टाइम लगेगा, ये याद रखना ज़्यादा सही रहता है। 5% के लिए, 10% के लिए 3 साल की इफेक्टिव रेट, 4 साल की इफेक्टिव रेट, तो उससे यूज करके कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं, एक मेथड और है कि ये जो 5% है, आर आपका 5% है, इसको हम लिख सकते हैं 1/20, इसको हम 5/100 लिखेंगे तो 1/20 आएगा। अब ये 4 साल के लिए है ना, तो हम प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में उसकी पावर 4, इसकी पावर 4, ये आपका प्रिंसिपल है। और आपको 4 साल के लिए निकालना है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर, ठीक है। अब 20 की पावर 4 का आपको 120 निकालना है, तो पहले साल में तो कितना आएगा 20 का क्यूब, राइट। यहाँ पे अगर हमें इसका 5% निकालना है, फिर यहाँ पे भी 20 का क्यूब, इस तरह आप करोगे तो मुझे लगता है यहाँ पे तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। इससे अच्छा आप यहीं पे कैलकुलेशन करो, कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं तो आप ये इफेक्टिव रेट याद रखो, सबसे बेस्ट ये रहता है 5% 10% के लिए। 3 साल की इफेक्टिव रेट क्या होगी, 4 साल की क्या होगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें पूछा है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो वो तो हमें चेक करना होगा 1 बाई 1। देखिए 5 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों, 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, कैंसिल आउट। 11 की बात कर रहा है, तो 11 के लिए हम क्या करेंगे, जो ओड प्लेसेस पे नंबर है, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से जो ओड प्लेसेस है उनका सम, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, तो ये कितना है 7, 7 तो डिवाइड नहीं होता 11 से, ये भी कट। पहले हम 8 से चेक कर लेते हैं 16 की बजाय। 8 के लिए रूल है कि वो लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं उनको डिवाइड करना चाहिए। 216 को 8 से डिवाइड करो, तो 216 को 8 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा 2 टाइम्स आएगा 16 में, फिर बच गया 5 6 56 7 बार, तो ऑप्शन 4 सीधा आ गया अपने पास। तो ये इस चैप्टर का एंड था, जो भी अपना पेपर था इसका एंड था। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ नया भी मिला होगा। और देखिए ये जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली हाँ यहाँ पे आप जिसको ट्रिक बोल सकते हो, या एक्चुअली ट्रिक नहीं है, थोड़ा लर्न करना पड़ता है ये चीज़ें, इफेक्टिव रेट क्या होगी, इससे आपका टाइम बच जाता है। अदरवाइज ये वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, कभी मैं इसको डिटेल में बताऊँगा। नहीं यहाँ इस क्वेश्चन में तो ये कन्वेंशनल मेथड से भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल कैलकुलेशन हर जगह इक्वली हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेपर। तो मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा।